हेलो नमस्कार, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं के एडवर्स चैनल और आज के इस नए वीडियो में देखेंगे बिहार एक परिचय जो कि वस्तुनिष्ठ में रहेगा। और ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? इम्तियाज़ अहमद जी और रजनीश कुमार जी। अगर आप बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएसएससी हो, चाहे बीपीएससी ट्री हो, बीपीएससी हो, जिस किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। कम से कम 2 से 3 बार आप ज़रूर पढ़ लें, जिससे कि आपको बिहार से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का आपको क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही अच्छी बुक है। आपको जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तब जाके आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी अच्छी बुक है। सबसे बेस्ट है बिहार स्पेशल। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो इससे अच्छी बुक आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में बिहार एक परिचय जो है बहुत ही अच्छी बुक है एक, और वो एमसीक्यू के रूप में इम्तियाज़ अहमद जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें ये पहला वीडियो है। और इसी तरह से जब तक कि हम लोग इसको ख़त्म नहीं कर लेते तब तक नेक्स्ट कोई भी बुक अपलोड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन साथ साथ करेंट अफेयर्स चलता रहेगा, प्लस साइंस के चलते रहेंगे। लेकिन हम लोग इस पुस्तक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं और पार्ट बाय पार्ट वीडियो आएंगे। तो इसमें विषय सूची में है बिहार का इतिहास एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा हो गया बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में। तीसरा में हो गया स्वतंत्रोत्तर बिहार, बौद्धिक संपदा, कला एवं संस्कृति, पर्यटन एवं खेल जगत, शिक्षा एवं साक्षरता, बिहार का भूगोल, बिहार का भौगोलिक स्वरूप, मतलब कि ये सब आएंगे बिहार के भूगोल में। फिर राज्य व्यवस्था, बिहार का अर्थव्यवस्था। तो चूँकि ये थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पुराना वीडियो है, तो हम लोग अर्थव्यवस्था के चीज़ों को स्किप करेंगे क्योंकि इसमें जो है पुराना डेटा रहेंगे। तो हम लेटेस्ट डेटा के साथ आपको वीडियो लेकर आएंगे। बिहार की विभूतियाँ, विविध और समसामयिकी, तो ये सब कंटेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना समय गंवाए हुए। लेकिन उसके पहले अगर आप बिहार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें कुछ जानकारी होनी ज़रूरी है। जैसे कि क्या क्या जानकारी होनी ज़रूरी है आपको, जैसे बिहार के मैप के बारे में। तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि बिहार का जो ये आप देख पा रहे हैं वो मैप है। और इसमें जो है ये पोर्शन आपका नेपाल हो गया, इधर आपको उत्तर प्रदेश मिलेंगे, इधर पश्चिम बंगाल मिलेंगे और ये आपको नीचे झारखंड मिलेंगे। तो टोटल कितने राज्यों से सीमा लगती है? 3 राज्यों से सीमा लगती है और एक है देश, नेपाल देश से सीमा लगती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टोटल कितने ज़िले हैं? तो टोटल 38 ज़िले हैं। कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं टोटल। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो 75, जिसमें से 63 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। और 38 जिला में कौन कौन ज़िले हैं? तो चलिए एक बार नाम भी पढ़ लेते हैं। पश्चिम चंपारण, मोतिहारी जो कि पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर हो गया। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर, ये आ गया आपका चंपारण प्रमंडल। पश्चिम चंपारण प्रमंडल में आ गया। उसके बाद गोपालगंज, सिवान और सारण, ये 3 आ गए आपका सारण प्रमंडल में। उसके बाद फिर मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, मधेपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, ये सब देख सकते हैं। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर,
लखीसराय, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर। तो ये 38 ज़िले हैं, जिसमें मैं आगे डिटेल से बताऊंगा। मेन रूप से मैं चलता हूँ चैप्टर 1 पे, जो कि पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आप वीडियो को आराम से देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बिहार का इतिहास स्टार्ट करते हैं। इतिहास के स्रोत यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बिहार के मंत्रिमंडल में कौन क्या है, कौन शिक्षा मंत्री हैं, कौन गृह मंत्री हैं, कौन माने गृह विभाग किसके पास है, कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन उप मुख्यमंत्री है। इसके बारे में आप खुद से अपडेट कर लें, कमेंट बॉक्स में आप देने का प्रयास करें। तो चलिए बिहार का इतिहास से स्टार्ट करते हैं। इतिहास के स्रोत रहेगा, और स्रोत में पहला नंबर का एक क्वेश्चन जो है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पाँचों है। भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं तो क्या, तो उपयुक्त में से सभी। भग्नावशेष भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, धार्मिक ग्रंथ भी है। चलिए तीसरे नंबर में, बिहार में मौर्य कालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, अर्थात दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। इसमें ये याद रखना कि पाटलिपुत्र से जो है मौर्यकालीन अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ है, बाकी सभी जगह लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से और रामपुरवा से, ये सबसे प्राप्त हुए, पाटलिपुत्र से नहीं प्राप्त हुआ है। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो सहसराम से, जिसको सहरसा भी बोलते हैं, सहसराम से। तो ये ऑप्शन सही होगा। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा कौन सी है, तो बी विल भी सही जवाब, अर्थात प्राकृत। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि को लिखा जाता है बाएं से दाएं, खरष्टी लिपि दाएं से बाएं। तो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो नहीं हुए हैं तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पाटलिपुत्र से नहीं हुए, तो सही आंसर क्या होगा, ए। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो स्थापत्य कला की बात करें, अंतर आप समझिए, अभिलेख की बात करें तो पाटलिपुत्र में नहीं, लेकिन स्थापत्य कला में तो पाटलिपुत्र से मिले, बराबर से मिले और राजगिरी से मिले हैं। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, गया में। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है कहाँ से, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट, मनेर ताम्रपत्र से। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सही जवाब हो जाएगा तुगलक वंश के, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसातिनुल उस एक मूल्यवान स्रोत है, सही जवाब हो जाएगा ए तिरहुत। बिहार के आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है, तो उपयुक्त में से सभी, तीनों जो है चीनी यात्री हैं, फाहियान, युआनचांग एंड नित्सिंग। उपयुक्त सभी क्या है, चीनी यात्री हैं। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था कौन, तो मुल्ला तकिया। ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, मुल्ला तकिया मुगल काल में आए थे। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था, बिहार नहीं आया था कौन, फ्रांसीय बर्निए। बाकी फ्रांस आने वाला, ये बिहार आने वाला कौन कौन था, मैंड्रिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहर स्थानीय गैवी की रचना किसने की, तो सही जवाब हो जाएगा VVI है, मिर्जा नाथन, सही जवाब हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट। बाहर स्थानीय गैवी की रचना मिर्जा नाथन के द्वारा। मीरतुल अहवाल की रचना है किसकी, तो मुल्ला बहावानी की। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है, तो मुल्ला बहावानी की। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है क्या,
तो उपयुक्त में से सभी कौन कौन? कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर, कीर्ति पताका। तो ये आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपको फिर सही विकल्प चुनने का रहेगा कि कौन मध्यकालीन मिथिला के इतिहास है। तो ये तीनों है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं कहाँ? तो उपयुक्त में से सभी। धातु प्रस्तर युगीन पूछ रहा है तो चिरांद, छपरा से, चेचर, वैशाली एवं सोनपुर से, मनेर से, तीनों जगह से मिला है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं कहाँ से? तो मौर्यकालीन अभिलेख की बात करें तो पाटलिपुत्र से नहीं मिले हैं, बाकी लौरिया अरेराज जो कि चंपारण है तो चंपारण में, तो चंपारण से मिले हैं। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण है। रामपुरवा चंपारण से। तो उपयुक्त सभी जगह क्या है आपको मिला? मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। चलिए आगे देखें। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? सही जवाब हो जाएगा परवर्ती गुप्त। परवर्ती गुप्त बिल्कुल सही है आंसर। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णा का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है किसकी जानकारी? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो देख लेते हैं, इसमें डिटेल दिया हुआ है थोड़ा सा। देववर्णाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 22वें नंबर, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है तो ऑप्शन डी विल बी सही जवाब। उपयुक्त में से सभी। तो पाल शासकों में क्या क्या कैसे जानकारी मिलती है हमको? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलता है, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलता है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा है? अथर्ववेद VVI है। VVI है, इसको आप याद कर ही जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं, आगे चलते हैं। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ? तो ये तो फेमस है, अंगुत्तर निकाय से। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है तो पाल काल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिग् निकाय से जानकारी मिलती है किसकी? तो उपयुक्त A एंड B दोनों की। तो क्या क्या देख लेते हैं। मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, उसके बाद मौर्योत्तर बिहार के बारे में, दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद देख लेते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन है? नाम हो जाएगा कनिंगम। कनिंगम बहुत ही फेमस शख्सियत हैं, पुरातत्वविद हैं। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? सही जवाब हो जाएगा कनिंगम। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये डिटेल में दिया हुआ है। तो वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंगम ने बोधगया के मंदिर को भी खोजा था। पुरातत्ववेत्ता कनिंगम ने बिहार में खोज की थी, क्या चीज़ की? तो उपयुक्त में से सभी। तो केसरिया स्तूप चंपारण में, रौरिया राज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। 30वें नंबर में देख लेते हैं। विदेह के राजा जनक ने निष्क एवं सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए हैं, यह कहाँ वर्णित है? सही जवाब हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में। VVI है, इसको आप 1 से 2 बार देख लें, आपको याद हो जाएगा। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? सही जवाब हो जाएगा, आपको बता चुके हैं, ब्राह्मी लिपि है और इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो द्विभाषी अभिलेख से संबंधित है शेरशाह। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में भी मिलते हैं? तो बिहार में मिलते हैं किसके? तो अकबर के। सी विल बी द करेक्ट आंसर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, दिघ निकाय।
सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो सही जवाब जो है गुलाम हुसैन तबताबाई। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही मिलान करें। तो मिलान देख लेते हैं। तो इसमें आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। और बी में क्या क्या है तो देख लेते हैं। ए रियाज उस लातीन का मिलान होगा आपका ए का दूसरा से। तारीख़ शेर शाही का होगा अब्बास सरवानी से। बाक़ियात मुश्ताकी का मिलान होगा रिज़कुल्लाह से। अफसानाए शाह का मिलान होगा शेख कबीर से। बसाती नूल उस का जो है मिलान होगा इख्तिसाम देहलवी से। इसको आप याद कर जाएं, यहाँ से पुस्तक के नाम और लेखक आ सकते हैं। अब देख लेते हैं। मुल्ला बहबानी यात्री थे कहाँ के? तो ईरान के थे। मुल्ला बहबानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। 38वें नंबर में देख लेते हैं। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं कौन सा? तो फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम, इंडिया हाउस कॉरेस्पोंडेंस सीरीज। तो सही जवाब हो जाएगा डी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो VBI है। राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अप्सर गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित हैं किसके? तो रामायण के। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्राचीन बिहार, जिसमें से पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में देख लेते हैं। पहला इसमें बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है कब? अनुमानतः तो 40,000 ईसा पूर्व से। 40,000 ईसा पूर्व से बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। तो क्या क्या प्राप्त हुए? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों प्राप्त हुए। कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, अमृत भांड। तीसरे नंबर पे देख लेते हैं। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए है? तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। और मुंगेर एवं नालंदा से। चौथे नंबर में देख लेते हैं। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो ये सही होगा पूर्व प्रस्तर युग के। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं कहाँ? मध्यवर्ती तो मध्य फॉर मुंगेर, तो मध्यवर्ती मुंगेर पूर्व प्रस्तर के बारे में तो आदि मानव से संबंधित है। बिहार में चिरान अर्थात सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही जवाब जो है नव प्रस्तर युग के। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। चिरान, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर एवं मनेर। तो उपयुक्त में से सभी सही होगा। अब देख लेते हैं ऐतिहासिक काल का प्रारंभ। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ था अनुमानतः लगभग 800 ईसा पूर्व। सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा चुके हैं। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया ऋग वैदिक काल, एक हो गया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो है टाइम पीरियड जो है 1000 से 600 BC तक है। और उसी बीच में जो है आर्यों का आक्रमण बिहार में हुआ था, तो 800 ईसा पूर्व में हुआ है। तो वो किस पीरियड में आता है? तो उत्तर वैदिक काल में। और अगर ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड देखा जाए तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 800 ईसा पूर्व अर्थात उत्तर वैदिक काल। दूसरे नंबर पे देख लेते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था तो लोहे का उपयोग के कारण सहायक हुआ था। तीसरे नंबर में देख लें। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे? तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। सही कौन कौन थे? तो मगध, विदेह, अंग एवं लिच्छवी। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो
उसमें वेद के किस ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, VVI है। 5वें नंबर में, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल भी था? तो सही जवाब हो जाएगा मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण काल और ज्ञान का महान केंद्र था किसका? तो विदेह का। विदेह को राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। 7वें नंबर में देख लेते हैं, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लिए किया गया है? तो व्रात्य शब्द का प्रयोग मगध राज्यों के लिए किया गया है। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। अब विदेह का वर्णन सबसे पहले किस में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। 8वें नंबर में देख लेते हैं, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? सही जवाब हो जाएगा विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, शतपथ ब्राह्मण, जिसमें कि विदेह राज की चर्चा होती है। तो VVI है। यहाँ पे तीनों चीज़ आपको एक साथ कवर हो गया, उत्तर वैदिक काल, तो विदेह के बारे में। अब विदेह में सबसे पहले चर्चा हुई थी विदेह के नाम से बिहार के भौगोलिक क्षेत्र, जो कि शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। अब देख लेते हैं महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? तो टोटल कितने थे? तो सही जवाब जो है बी, 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और बिहार में टोटल 3 महाजनपद थे। कौन कौन थे उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में नहीं था? तो जो नहीं था वो नहीं होगा। तो वत्स कहाँ है? कौशाम्बी, इसकी राजधानी यूपी में है। और अंग, वज्जी और मगध, ये तीनों महाजनपद बिहार के थे। अंग, वज्जी और अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी वैशाली, मगध राजगिरी। सबसे पहले राजगिरी हुआ था, उसके बाद वैशाली, फिर आपका ट्रांसफ़र होकर पटना आया था। बिहार के किस क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो अंग महाजनपद जो है भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में था। सी विल बी द करेक्ट आंसर। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो बता चुके हैं, चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? सही जवाब हो जाएगा मगध। मगध महाजनपद की राजधानी थी तो गिरिब्रज, राजगीर में। मगध एवं अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो चंपा नदी पृथक करती थी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ऑफकोर्स वेरी इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है, वज्जी संघ। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो सही जवाब हो जाएगा चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती हो गई। और ये सब जो है लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह, ये सब वज्जी संघ में सम्मिलित था। टोटल 8 राज्यों का संघ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ की भी राजधानी वैशाली थी। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? सही जवाब हो जाएगा वज्जी। बिहार में जो वज्जी स्थान ही ऐसा स्थान है जो कि सर्वप्रथम गणतंत्र की व्यवस्था हुई थी। तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तुम लोग बता चुके हैं, वैशाली होगा सही जवाब। देखिए BPSC में पूछा गया क्वेश्चन से। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगिरी या गिरिब्रज भी बोलते हैं। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था कौन? तो अंग। अंग की राजधानी चंपा। तो
सर ये चंपा राजधानी होगी, नालंदा और वैशाली कोई महाजनपद में से नहीं था, है तो सिर्फ अंग है। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो सही जवाब हो जाएगा मल्ल गणराज की। मल्ल गणराज की जो है राजधानी थी। अब देख लेते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 14वीं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। सही जवाब होगा। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के नाम जन्म स्थान कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है और किस जिले में है कुंडग्राम? तो मुंगेर वैशाली में है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था वज्जी संघ से। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज कुंडग्राम के सात्विक क्षत्रियों के प्रमुख थे। चौथा नंबर में देख लेते हैं महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी, तो लिच्छवी की राजकुमारी थी। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? तो पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी कहाँ? पावापुरी में हुई थी, इसलिए वहाँ पे सबसे अंतिम उपदेश भी दिए थे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही जवाब जो है स्थूलभद्र किए थे अध्यक्षता। 10वें नंबर में देख लेते हैं प्रथम जैन संगीति का आयोजन बिहार पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे क्या? तो बी सही जवाब है। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज की जन्म स्थली कहाँ थी? सी चंपा। चंपा किसकी राजधानी है? अंग की राजधानी चंपा। चंपा में जन्मस्थली किसकी थी? वसुपूज की। अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे कहाँ? तो बी अर्थात वैशाली के समीप कलार के आश्रम में। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? सही जवाब होगा उरुबेला बोधगया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ? तो बोधगया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। 5वें नंबर में देख लेते हैं राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य किए गए थे? तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इनमें किए गए कार्य क्या थे? तो कार्य जो थे ए विल बी द करेक्ट आंसर। बौद्ध धर्म जो है 2 भागों स्थावीर एवं महासंघी के रूप में विभाजित हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईस्वी में हुआ था वैशाली में, और प्रथम जो है बौद्ध संगति आयोजन हुआ था राजगिरी में 483 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ कठोर नियम बनाए गए थे तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 200 इक्यावन ईसा पूर्व में हुआ। निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध था? तो उपयुक्त सभी, क्योंकि उन्होंने सब जगह जाकर अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। बोधगया, राजगिरी और वैशाली। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी क्या? तो बाढ़ भी था, अग्नि भी था, आंतरिक कला भी था। उपयुक्त सभी होगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था कहाँ? तो सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ज़्यादा वीडियो नहीं बढ़ाना चाहेंगे, छोटा वीडियो रहेगा तो आपको पढ़ने में भी सुविधा होगी। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से लेके आएंगे मगध साम्राज्य का उत्थान, और उत्थान से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आप लोग सही से वीडियो देखे होंगे तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए आपको पहला क्वेश्चन बताना है कि बिहार में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बिहार में अवस्थित हैं या थे। और दूसरा आपको बताना है कि जो बौद्ध संगति का द्वितीय आयोजन जो हुआ था, दूसरा आयोजन कहाँ किया गया था और कब किया था, बौद्ध संगति के बारे में। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और बिहार स्पेशल के लिए सबसे बेस्ट बुक यही है। इसको मैं जल्द ही पूरा अपलोड कर दूंगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कुछ अगर सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। चलिए ठीक है, आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें। और चलते चलते देश के नाम एक नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।